न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के विषय में तो थोड़ा सा एसिड बेस रिएक्शन हम पहले भी बता चुके हैं, और इसको और डिटेल में हम बात करेंगे एसिड बेस साल्ट में। लेसन जो अगला है, तो यहां पर दो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शंस, इसका मॉड्यूल होता है A प्लस बी प्लस हीट, इधर रिएक्टेंट साइड में हीट देंगे, हीट इज इक्वल टू ए बी, ऐसे दे दिया। या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी माइनस हीट, ऐसे लिखा जाता है। प्रोडक्ट साइड में माइनस में हीट है, तो ये हो गया क्या, इंडोथर्मिक। यानी ये रिएक्शन तब हो रहा है जब हीट बाहर से आप दे रहे हैं, हीट का एक तरीके से एक्सटर्नल सोर्स से लॉस हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन is said to be endothermic if it occurs by gaining of energy, है ना। जैसे आपको बताए थे, जितना डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सब इंडोथर्मिक है, बाहर से एनर्जी देना पड़ता है ना, याद रखना इसको। जितना डिकम्पोजिशन, जैसे CaCO3 को डिकम्पोज किया गया था CaO बाहर से हीट एनर्जी देकर, है ना। अच्छा, फिर देखो ATP का फॉर्मेशन जो होता है हमारे शरीर में रेस्पिरेशन के दौरान, ADP से ATP का बनना, वह भी इंडोथर्मिक है। यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी या अकर्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे इसमें बहुत सारा चीज आप ले सकते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितना भी है, एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर दूसरा आपको फिर हीट इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है इसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस। तीसरा फोटोलाइसिस, है ना। ये सब के सब, इसका एग्जाम्पल पीछे लिखा हुआ है, ये सब। और एक चीज और, फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP। ATP का मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ADP का मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ADP in the cells, in the living cells, सजीव कोशिकाओं में ADP से ATP का बनना भी इंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। ADP का मतलब क्या होता है, ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ATP का मतलब क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट,
स्क्रीनशॉट ले लो। ये एग्जाम्पल का मोहताज नहीं है, एग्जाम्पल आपके सामने है, सब लिख, उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल हम पहले दे चुके हैं, इसको नोट करो। अब एक्सोथर्मिक, स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट। ए बाबू, ऋषभ, ऋषभ, नोट्स तैयार किए हो सब? तो तनी फोटो खींच करके पर्सनल पर हमार भेजिए। अच्छे, आज ही खत्म हो जा रहा है ना, तो भेज दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। अब देखिए एक्सोथर्मिक, दूसरा है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसका मॉड्यूल होता है A प्लस बी, ए बी बनेगा और साथ साथ हीट, इधर प्लस हीट होगा, इधर लिखोगे तो माइनस हीट, एन से हीट माइनस होता है, इधर हीट प्लस होता है। तो अब देखो इसका मॉडल, तो इसको हम कैसे डिफाइन करें? केमिकल रिएक्शन is said to be exothermic, exothermic if it is completed with evolution of heat। इंडोथर्मिक, देखो थर्मिक शब्द लगा है ना, हम वहां पर लिख दिए हैं वो सब, लेकिन ज्यादातर थर्म शब्द लगा होता है ना, जैसे वहां पर फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस लिखे ना, यूज ऑफ एनर्जी से तो वो सब रिएक्शन होता ही है, लेकिन थर्म शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब कि हीट एनर्जी वाला ही लेना है ज्यादातर एग्जाम्पल में, बात समझे? फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस तो है, एनर्जी का उपयोग बाहर से करता है, पिछला मैंने इंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं, लेकिन थर्मिक शब्द लगा रहे तो आप ऐसा ही एग्जाम्पल दीजिए जो जिसमें हीट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो, है ना। इवोल्यूशन ऑफ हीट is called exothermic, exothermic। इसका एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, गुड एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। देखो बेटा, हम यहां पर बता रहे हैं, उसको समझना। ये मान लो कि शेल है, सेल, लिविंग शेल, इसमें C6H12O6 है, ग्लूकोज, और रेस्पिरेशन द्वारा यहां पर ऑक्सीजन पहुंचा है, ब्रीदिंग द्वारा। इनहेलेशन लिख लो, इनहेलेशन, सांस को अंदर लेते हैं तो O2 यहां आया, O2 और ग्लूकोज आपस में क्या होता है, टूटता है ना। किस चीज में भाई, जरा सा इसको देखो, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, इस एनर्जी का उपयोग हमारा शरीर नहीं करता है बाबू, यहाँ रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी तो निकली, हमारा शरीर इसका यूज नहीं करता है। इसी सेल में दो चीज और होता है, आप ध्यान दीजिए, एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और फॉस्फेट ग्रुप, पी करके ऐसे घेरा रहता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो इस एनर्जी का उपयोग कर सेल के अंदर, इस एनर्जी द्वारा विद इन सेल, यानी सेल है, इसके अंदर अब एनर्जी अवेलेबल हो गई, तो अब एडीपी, एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप
और एनर्जी, जो रेस्पिरेशन से एनर्जी निकली वह एनर्जी का उपयोग होता है और यहां बनता है अब जाके एटीपी। एटीपी के रूप में ये संचित रहेगा सेल में। जब सेल को जरूरत होगा, हमेशा भोजन ही नहीं ना खाते रहते हैं, ये आपके शरीर में ये चक्र चलता है। एटीपी के रूप में हमारे शरीर, हमारे सेल में एनर्जी निहित हो गई। अब अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट जब होगा, सेल को अगर जरूरत है तो सेल के अंदर वाटर का कंटेंट होता है। यहां भी सेल है। अब यह जो एटीपी यहां संचित है, यह वाटर मॉलिक्यूल के संपर्क में आएगा और वाटर मॉलिक्यूल की उपस्थिति में यह टूट जाता है। फिर एडीपी और प्लस फॉस्फेट लिंकेज ग्रुप और प्लस एनर्जी, इस एनर्जी का उपयोग हम लोग ह्यूज स्केल पर डिफरेंट वाइटल एक्टिविटी में करते हैं। दिस एनर्जी इज used by us to perform different activities। इस तरीके से यहां देखो, यहां पर एनर्जी दिया गया, यहां से यहां तक का प्रोसेस इंडोथर्मिक है। यहां से यहां तक का प्रोसेस क्या है? इंडोथर्मिक। यहां पर एनर्जी निकली, यानी यहां देखो, समझो इसको, यहां से यहां तक का प्रोसेस एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ये जो प्रोसेस है, ये वाला एटीपी का निर्माण, इंडोथर्मिक। ये जो प्रोसेस है वाटर वाला, ये देखो फिर एक्सोथर्मिक। तो बहुत सारा एग्जाम्पल आपके सामने है। फिर साथ साथ जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालो, चूना, काली चूना को पानी में डालते हो, कंटेनर को छू के देखो, गर्म हो जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। इस तरीके से हमारे पास एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक का कंसेप्ट है, लेकिन यह कंसेप्ट वास्तव में केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से नहीं है बाबू। ध्यान से मेरी बात अब सुनो। अगर कोई प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा हो, इलेक्ट्रॉन बाहर, अगर इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल रहे हैं, कोई एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और अगर कोई प्रोसेस ऐसा हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, किसी चीज के निर्माण में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है ना बेटा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो वहां पर एनर्जी निकलती है। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन का अगर गेनिंग हो रहा है, तो वहां इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ना। इस पर हम विस्तृत बात करेंगे थोड़ा सा बाद में, और थोड़ा सा हम पहले थोड़ा सा सिलेबस को अपने हाथ में गैदर करते हैं, तब आपको पता चलेगा, वो बताएंगे प्रोसेस कि इलेक्ट्रॉन लॉसिंग इंडोथर्मिक, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एक्सोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन अगर कोई ऑब्जेक्ट ले रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ले रहा है एक्सोथर्मिक, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर लेना शुरू किया तो इंडोथर्मिक पुनः। इस तरीके से हम लोग इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक को देखें। आपस में डिस्कस कर लो थोड़ा सा।
ये लेसन खत्म हुआ। अब कोरोजन, हाँ कोरोजन और रेंसिडिटी भी बता देते हैं। ऋषभ कुमार, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सारा चीज क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो अब हम लोग देखते हैं। एक चीज छूट गया था, थोड़ा सा हम कहे थे कि बाद में आप लोग याद दिलाइएगा, दिलाए नहीं, अभी हमको स्वतः याद आ गया कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, यानी आपको बताए थे कि कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन, कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन में CaO को वाटर में आप डाले थे, तो वहां बना था क्या? CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस को हम दीवार पर लाइम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। तो वहां पर होता क्या है, CaOH होल ट्वाइस को व्हाइट वॉशिंग में जब यूज करोगे, जैसे देखो कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन में हम आपको बताए थे क्या, CaO कंपाउंड है प्लस H2O कंपाउंड है, इसके सॉल्यूशन यानी ये कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन CaOH होल ट्वाइस बनता है। इसको हम लोग व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। व्हाइट वॉशिंग के लिए दीवार पर लगाते हैं व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग में होता क्या है कि व्हाइट वॉशिंग में क्या होता है, यही CaOH होल ट्वाइस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर बनाता है। जो जैसे दीवार पर चूना लगाते हो तो 1-2 दिन के बाद लाइट आता है, ये धीरे 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 रिएक्शन करके जैसे जैसे CaCO3 बनता जाएगा वैसे वैसे दीवार का कलर व्हाइट होता जाएगा। अब देखो, इफ यू सप्लाई एक्सेस ऑक्सीजन, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, अब CaOH होल ट्वाइस है यहाँ, और काफी ज्यादा मात्रा में दीवार जब पुरानी हो जाती है व्हाइट वॉशिंग किए हुए तो पीला पड़ जाता है। क्या कारण है? प्लस CO2 एक्सेस CO2, तब यहां बन जाता है CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका रंग होता है पीला, है ना। तो कुछ दिन के बाद दीवार पीला पड़ने का यही कारण है ना। मॉइस्ट एयर लेता है CO2 के साथ यहाँ पर, और इस तरीके से रिएक्शन होता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखिएगा ये रिएक्शन पूछता है, इसीलिए हम इसको इधर छूटा था तो हम यहाँ बताए। टेक स्क्रीनशॉट। और अब हम लोग चलते हैं रेंसिडिटी पर। कोरोजन यहाँ नहीं बताएंगे, कोरोजन चूंकि मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ना है तो वहां पर उसको हम डील करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफिनीशन हम लिख देंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना सबका। इस लेसन के बाद एक फिजिक्स का लेसन शुरू करेंगे अब कल से। इस पर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे एनसीईआरटी का, फिर हम क्वेश्चन आपको भेजेंगे भी। रेंसिडिटी, विकृत गंधीता, विकृति माने हुए है परिवर्तन, बदलाव। अगला है रेंसिडिटी। यह ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, वास्तव में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद ये पढ़ाया है एनसीईआरटी बुक में। विकृत गंधीता,
विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। रेंसिडिटी क्या है? देखो, मान लो कि अभी तुम लोग घर में हो, माँ बाप का बनाया हुआ खाना खा रहे हो, माँ का बनाया हुआ ताजा ताजा। जब तुम पटना या कहीं बाहर जाओगे आगे की क्लास में पढ़ने, तो घर कभी आओगे तो माँ तुम्हारी, क्योंकि माँ हर व्यक्ति की माँ दयालु होती है, वो घर से आपके लिए कुछ तैलीय पदार्थ यानी घी या तेल में तला भुना हुआ कुछ चीज बना के देगी, ताकि मेरा बेटा उसका ब्रेकफास्ट कर सके। यहां से लेके आप जाते हैं उसको, 2-4-5 दिन तक तो ठीक लगता है खाने में, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन होने लगता है। एटमॉस्फेरिक ऐसा क्यों होता है? एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, यानी गंध और स्वाद में जो खाद्य पदार्थ का परिवर्तन हुआ, विशेषकर तेल या घी में फ्राइड फूड आइटम का, उसका कारण है कि एटमॉस्फेयर में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा उस फूड आइटम में उपस्थित फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण उसका स्वाद और गंध दोनों में परिवर्तन हो जाता है ना। रेंसिडिटी कौन सी प्रक्रिया है? उसका डिफिनीशन लिखते हैं। अ प्रोसेस in which the smell and taste of fried food items fried in fats get changed after sometimes is called rancidity. What is the cause of rancidity? एक क्वेश्चन है, what is the cause of rancidity? रेंसिडिटी का कारण क्या है भाई? इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन फूड आइटम्स बाय atmospheric oxygen is the cause of rancidity. rancidity का यही कारण है, oxidation of fatty acids present in food item by atmospheric oxygen. तो इसको आप जैसे देखे हो, बहुत सारा चिप्स, बहुत सारा फूड आइटम पॉकेट में बंद करके आता है। पॉकेट खरीदोगे तो लगेगा कि इतना है तो पेट भर जाएगा, लेकिन जब उसको खोलते हो तो एक गैस उसमें देखोगे भरा रहता है। वह गैस होता है नाइट्रोजन गैस, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, है ना। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं। एक शब्द है एंटीऑक्सीडेंट।
एंटीऑक्सीडेंट। द substances, the substances that inhibits oxidation of other substances are called antioxidants। एंटीऑक्सीडेंट्स एग्जाम्पल इसका N2 गैस, मीथेन भी होता है बाबू, CH4 मीथेन। जब पूछता है तो दो पूछता है, इसलिए याद रखना दोनों को पूछा है पर एग्जाम में। और एक और टर्म है कोरोजन, चलो उसको भी आज खत्म ही कर देते हैं, उसको भी डिफाइन कर देते हैं कम से कम। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला लेसन फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी आपको बताएंगे कि लाइट बतावे बोलो। हाँ लाइट ही पढ़ लो। कौन में प्रॉब्लम होता है? ना ना, प्रॉब्लम नाम का तो चीज रहेगा ही नहीं, आप ध्यान से खाली हमारी बातों को सुनिए और समझिए। प्रॉब्लम तो रहने का कोई सवाल नहीं पैदा। कोरोजन, कारण, जैसे मान लो तुम एक कपड़ा सिलवाए, एक दिन पहनकर उसको धोकर बॉक्स में रख दिया, फिर भविष्य में इसको यूज में लाएंगे, क्या वह कपड़ा आज मान लो सिलवाकर हम उसको पहन रहे हैं तो 2 साल चलेगा, मान लो तुम्हारे बदन पर वो 2 साल कंफर्टेबल होगा। आज हम तुरंत सिलवाकर पहने तो, और उसको मान लिया कि उसका दुकानदार ने कहा कि 2 साल कुछ नहीं होगा, और सिलवा करके हम एक दिन पहन के उसको रख दिया 3 4 5 साल के लिए, फिर उसको आप पहनना शुरू कीजिए उस दिन से, तो क्या वह लास्ट करेगा 2 साल तक? नहीं। इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं वह स्वतः कमजोर होता जाता है, स्वतः उसमें परिवर्तन होता जाता है। इसका कारण है नेचुरल रिएजेंट्स। हमारे नेचर में बहुत सारे अदृश्य रिएजेंट्स हैं जो उस पर एक्टिवेट होता है और उसको कमजोर कर देता है ना। तो इसी प्रक्रिया को कोरोजन कहते हैं। तो इसको डिफाइन करो, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ईटिंग ऑफ substances due to action of नेचुरल, कितना टाइम हो रहा है देखो तो, नेचुरल reagents is called कोरोजन। इसी को कोरोजन कहते हैं। The process of self-eating of substance due to action of natural reagents is called corrosion। लोहे में जैसे एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन,
आयरन और अदर मेटल्स। खासकर चांदी वाला केस में पूछता है, चांदी का जो ऑर्नामेंट्स पहनते हो वो कुछ दिन के बाद काला हो जाता है, क्यों? ड्यू टू एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नोटेड पॉइंट करके यहां लिख लो, द कलर ऑफ सिल्वर becomes black after sometimes नहीं, ड्यू टू एक्शन ऑफ SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौची में O2 बोला बेटा? नहीं, सोना का नहीं होता है, सोना का नहीं होता है, ये सिल्वर के विषय में है। ये एकदम याद रखना, इसको पूछा है परीक्षा में बहुत बार। फिर एंटीऑक्सीडेंट परीक्षा में बहुत बार पूछा है। कंपोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के डिफरेंट एग्जांपल्स को पूछा है। ये कंक्लूड कर रहे हैं परीक्षा की बात। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में FeSO4 और CuSO4 का जो कलर चेंज होता है उस पर बहुत बार सवाल किया है। यही सब क्षेत्र है जिससे सवाल आएगा, ठीक है। अब इसके सारे हम होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन इस लेसन का बन जाना चाहिए, और जब ना बने तो 2 दिन आपको समय देते हैं। तीसरा दिन हम इसके क्वेश्चन को डील करेंगे, अब मैंने लाइट हम शुरू करेंगे, 2 दिन पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद रोक करके एक दिन डाउट सेशन चलेगा। तो ये लेसन में कोई दिक्कत हम समझते हैं कि अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एको पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है बेटा। तो ऋषभ कुमार, टाइम बदलना ही पड़ेगा। अरे बाबू कर तो देवे करेंगे, तो फिर कर देंगे ही समय पर, तो फिर कहोगे कि ही समय पर कीजिए। आए तो वैसा अब जैसे सारे बच्चे को इन्फॉर्मेशन तो हुआ नहीं आज, कल है सिर्फ 7 बजे से। नहीं जी, तो ये सब तो लोग दबाव बनाते ही नहीं हो, तो कैसे होगा? चेक कैसे हो सकता है? तो हो 6 बजे से पढ़ो ना। 6:30 से बोलो, 6:30 से कर सकते हो। 6:30 है। ठीक है, अब जेब तोहनी के बुझावा। ठीक है, तो देखते हैं डिसीजन। कल रहेगा 7 बजे, तुम लोगों का कर देंगे 7 बजे। और इस पर मैसेज करना तुम्हारा काम है, तुम लोगों का। हेलो, मैसेज तू लोग भेज दोगे।